हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा मॉड्यूल 2 जिसका नाम क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइंस। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अपनी क्या चीज कंप्लीट कर लिया था, हमने फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ लिया था और एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस के बारे में पढ़ लिया था, जिसके अंदर क्या दो टरबाइंस थी, कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन। हमने वहां पे ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में भी थोड़ा सा साइलेंट पॉइंट्स देखा था कि ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा, ड्राफ्ट ट्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और जो उसका मेन डेरिवेशन होता है वो डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन किस चीज में हमारी मदद करता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक और हमारा मॉड्यूल 2 शुरू करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में मैंने बताया था कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, एक ग्रेजुअली पाइप होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये कहां पे लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया। मतलब ड्राफ्ट ट्यूब जनरली क्या होता है, एक पाइप होता है जिसका एरिया ऊपर में कम होता है और नीचे आके क्या होता है, बड़ा होते जाता है। ठीक है, ऐसा एक पाइप जिसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है ये देखते हैं, कनेक्ट्स आउटलेट ऑफ द रनर के आउटलेट में, या हम उसको बोल सकते हैं क्या, टरबाइन का आउटलेट। ठीक है, और कहां से कनेक्ट करता है, टेल रेस में। ठीक है, टेल रेस में जाके क्या होता है, कनेक्ट होता है। टेल रेस कौन सा लेवल होता है, जिस लेवल में हम वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, सबमर्ज्ड बिलो यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ड्राफ्ट ट्यूब थोड़ा और अंदर तक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो टेल रेस में ही आके रुक जाता है, थोड़ा टेल रेस के अंदर और सबमर्ज्ड होता है। ठीक है, अब पहला सबसे मेन काम क्या रहता है ड्राफ्ट ट्यूब का, यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग वाटर टू टेल रेस। मतलब सबसे पहला मेन काम क्या होता है, वाटर को टरबाइन से टेल रेस में डिस्चार्ज करने का मेन इसका काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब का मेन पर्पस क्या होता है, किस लिए उसको मेन यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है पर्पस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो सबसे पहले पर्पस क्या होता है, इंक्रीज नेट हेड ऑन दी टरबाइन। हमने ये चीज अपने प्रीवियस वीडियो में देखी है कि यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगा रहे थे तो जितना ऊपर टरबाइन रखी हुई थी टेल रेस में, वो हाइट भी अपनी लॉस में जा रही थी, वेलोसिटी भी लॉस में जा रही थी। तो इससे क्या होता है, यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं टरबाइन में तो टरबाइन का क्या होता है, नेट हेड बढ़ जाता है। ये हम अभी डेरिवेशंस में देखेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि यदि ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगा रहे थे तो हमारा नेट हेड कितना था, और ड्राफ्ट ट्यूब लगाए थे तो हमारा नेट हेड कितना बढ़ गया था। क्योंकि जितना वो डिस्टेंस रहता है जेड जो हम माने थे टरबाइन का और टेल रेस का, वो डिस्टेंस की भी पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिलती है, एडअप होके मिलती है। ठीक है, सेकेंड पर्पस क्या है, टरबाइन कैन बी प्लेस्ड अबव द टेल रेस। यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं तो इसकी मदद से हमें एक क्या फायदा होगा कि टरबाइन को हम टेल रेस के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब यदि हम लेआउट देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो ये हमारा मेन ऊपर अपर लेवल जहां से वाटर स्टोर रहता है और ये नीचे वाला अपना टेल रेस लेवल। तो यदि हमें ये पूरा हेड यूटिलाइज करना है तो हमें टरबाइन को एकदम नीचे में रखना पड़ेगा ताकि हम पूरा यूटिलाइज कर पाए। मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टरबाइन को हम एकदम टेल रेस के पास तो उसको माउंट नहीं कर सकते, ना हम उसमें अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाएंगे, ना हम टरबाइन को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए टरबाइन को थोड़ा टेल रेस से ऊपर रखते हैं, मतलब पानी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर टरबाइन को प्लेस करते हैं। तो अब कैसे प्लेस करेंगे, कनेक्ट तो करना ही है टेल रेस के अंदर, इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब हमारी मदद करता है कि टरबाइन को हम थोड़ा और ऊपर प्लेस कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगला जो मेन इसका फंक्शन होता है एक्चुअली जिसलिए इसको यूज किया जाता है ड्राफ्ट ट्यूब को, वो इसलिए कन्वर्ट्स लार्ज पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, जो आउटलेट में टरबाइन के आउटलेट में जो ये V2²/2G, हमने टरबाइन के इनलेट का पॉइंट जो पेन स्टॉक से आ रहा है उसको 1 माना है और टरबाइन के आउटलेट के पॉइंट को 2 माना है। तभी यहां पे मैंने लिखा है कि जो टरबाइन के आउटलेट में जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है V2²/2G, ये क्या है, यही काइनेटिक हेड रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहती है जो टरबाइन के आउटलेट में वेस्ट हो जाती है। इसको वो कन्वर्ट करने में मदद करता है, किसमें, प्रेशर एनर्जी में, यूजफुल प्रेशर एनर्जी में हमें कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है, हमें फायदा ही होता है, हमारी जो एनर्जी लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि जब हम इसको लगा देंगे तो वो जो अगली जो डिस्चार्ज जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, V3 हो जाएगी अगले सेक्शन में। और हम देखें ये भी प्रीवियस वीडियो में कि V3 छोटा होता है V2 से, तो वो जो काइनेटिक हेड का लॉस होगा वो कम होगा, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये क्या है, मेन ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस है। इसलिए हम क्यों ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, ये चीज वही है। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से हमें क्या फायदा होता है, ये भी चीज वही है। अब हम बात करते हैं, पहले इसके हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना के रखा है 4 जो जनरली यूज होती है ड्राफ्ट ट्यूब्स, उनके बारे में। चलिए एक एक के बारे में देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 4 ठोक बनी हुई है, 1 2 3 4 प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब्स हैं हमारे सामने। ठीक है, सबसे पहली वाली ड्राफ्ट ट्यूब देखते हैं, तो ये कौन सी है, कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब है। ठीक है, ये कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब कैसे, ऊपर वाला पोर्शन भी और ये कोन शेप की है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब को मैंने टेल रेस के अंदर रखा है, थोड़ा टेल रेस तक नहीं आती ड्राफ्ट ट्यूब, उसका लेवल थोड़ा और नीचे तक जाता है। ठीक है, और जो यहां से मतलब ये पोर्शन क्या होगा, ये टरबाइन का आउटलेट होगा जहां पे वो फिट हुई रहेगी ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, वहां से लेके टेल रेस का लेवल को हम किससे डिनोट करते हैं, एचएस से, या हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसे किससे डिनोट किया था, जेड से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और जब हम ड्राफ्ट ट्यूब का डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो हम इस डिस्टेंस को भी वाई वाली टर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली हमारी ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड हमारी ड्राफ्ट ट्यूब देखते हैं, सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब। ये कैसी रहती है, एल्बो टाइप की रहती है। ठीक है, ये सेक्शन दोनों ये अलग रहता है, ये ऑब्वियस ही बात है रिड्यूसिंग सेक्शन का होगा ये, मतलब ये वाला सेक्शन क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये अपनी कौन सी हो गई, सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब। अगली ड्राफ्ट ट्यूब देखते हैं, मूडी सेपरेटिंग ट्यूब। ठीक है, ये एक अलग प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब होती है। फिर उसके बाद वाली ड्राफ्ट ट्यूब देखते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब विथ सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगल आउटलेट। ये हमारी 4 प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो जो हमारी ये वाली ड्राफ्ट ट्यूब है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, ये जो दोनों ड्राफ्ट ट्यूब रहती है ये हमारी सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहती है। ठीक है, आप इनकी एफिशिएंसी देख सकते हैं, फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 90% एफिशिएंट है ये। ठीक है, मतलब ये जो लॉसेस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, उसको 90% यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, और थर्ड वाली ड्राफ्ट ट्यूब देखते हैं, मूडी सेपरेटिंग ट्यूब। ये भी क्या होती है, मोस्ट एफिशिएंट होती है इन चारों में। इसकी भी आप एफिशिएंसी देख सकते हैं 85% है। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये दोनों थोड़ा स्पेस ज्यादा लेती हैं। अब यदि हम सेकंड और फोर्थ ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात करें, ये हमारी सेकंड और वो हमारी फोर्थ, तो ये ड्राफ्ट ट्यूब कैसे रहती है, ये लगने में स्पेस कम लेती है। मतलब स्पेस यहां पे मैंने लिखा हुआ है टेक्स लेस स्पेस, यहां पे भी मैंने लिखा है टेक्स लेस स्पेस। ये दोनों ड्राफ्ट ट्यूब्स क्या करती हैं, स्पेस कम लेती है और इसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती थी। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 60% और इसकी एफिशिएंसी होती है 80%। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में हम बात करें, मूडी सेपरेटिंग ट्यूब, तो ये ड्राफ्ट ट्यूब का मेन फायदा एक और ये भी रहता है कि ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है, जो वाटर का व्रिल कंपोनेंट है, मतलब VW2 वाली वैल्यू, उसको और कम करती है। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब का फायदा हमें कहां मिलता है, ऐसे जगह में लगाएं जहां पे हमारा VW2 0 है, मतलब उस पोर्शन में हम लगा सकते हैं, यहां उस टरबाइन में हम इसको लगा सकते हैं जिस टरबाइन में हमें आउटलेट की व्रिल वेलोसिटी क्या मिलती है, 0 मिलती है। ये यहां पे बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहती है। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन रहता है ये हमारा सॉलिड पोर्शन रहता है, ये डिवाइड कर देता है इसको। तो ये होती है हमारी 4 प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब्स। इन 4 प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब्स हम यूज करते हैं किसमें, रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट में। ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट हम ड्राफ्ट ट्यूब का डेरिवेशन देखते हैं, जो डेरिवेशन हमारे लिए जरूरी है और जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन देखते हैं हम अपने ड्राफ्ट ट्यूब का। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम देखते हैं। ये क्या पोर्शन है, हमारी टरबाइन केसिंग। ठीक है, पेनस्टॉक से जो वाटर टरबाइन में एंटर कर रहा है, मतलब टरबाइन की एंट्री क्या है हमारी 0.1। ठीक है, टरबाइन का एग्जिट 0.2, ड्राफ्ट ट्यूब का एग्जिट क्या है हमारा 0.3। ठीक है, अब ये टरबाइन टेल रेस से जितना ऊपर डिस्टेंस में है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस z है। ठीक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, हमारा टेल रेस। ठीक है, और जितना अंदर सबमर्ज्ड है ड्राफ्ट ट्यूब, वो डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, y लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0.2 और 0.3 के बीच में क्या करेंगे, अपनी बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम डेटम मान लेते हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा डेटम। ठीक है, इस नीचे वाले पोर्शन को हम अपना डेटम मान लेते, तो चलिए बर्नौलीज इक्वेशन लगाते। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, तो क्या होगी बर्नौलीज इक्वेशन, पहले फर्स्ट पॉइंट की, तो क्या 2 और 3 के बीच में लगा रहे। ठीक है, तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस हाइट देखते हैं हमारी कितनी होगी, हाइट डेटम से लेके z प्लस वाई। ठीक है, तो हाइट हमारी क्या होगी, z प्लस वाई। ठीक है, ये इस तरफ का हो गया। अब थर्ड पॉइंट का लिखते हैं, थर्ड पॉइंट में हमारा प्रेशर क्या होगा, P3 बाई रो जी प्लस
V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस, अब यहां का डेटम क्या है, इसी को डेटम लिए तो यहां पे क्या आएगी प्लस 0, डेटम क्या होगा इसका 0 प्लस। अब हम क्या करते हैं, चलिए जो ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर जो फ्रिक्शन होगी है ना, जो हमारे फ्रिक्शन के कारण लॉसेस होगा उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। और उसको कैसे कंसीडर करेंगे, HF, ठीक है। तो जब हम फ्रिक्शन लॉस कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज किए। अब उसके बाद एक चीज देखते हैं कि ये P2 स्क्वायर बाई रो जी क्या है, 0.2 का प्रेशर हेड, ठीक है, और P3 बाई रो जी क्या है हमारा 0.3 का प्रेशर हेड, ठीक है। तो यदि हम P3 बाई रो जी की बात करें तो ये P3 बाई रो जी क्या, P3 बाई रो जी को हम क्या बोल सकते हैं, PA बाई रो जी प्लस वाई बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे, P3 बाई रो जी को हम बोल सकते हैं, यहां पे क्या होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और नीचे जाता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कारण क्या होगा, ये टर्म उसमें प्लस हो जाएगी, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, PA बाई रो जी प्लस वाई, ठीक है। तो ये इतना वाई क्या है हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं। वेयर हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि PA बाई रो जी क्या है हमारा ATM प्रेशर हेड, ठीक है। PA बाई रो जी क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम यहां से एक और चीज ये भी देख सकते हैं कि जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देखिए यहां पे भी एक y का टर्म है, ठीक है, और यहां पे भी एक y का टर्म है, तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको कैंसल आउट भी कर देते हैं। तो ये वाली टर्म जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये y और ये y क्या होगा, आपस में कैंसल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z ही बचा है यहां पे, ठीक है। P3 बाई रो जी के बदले क्या आ जाएगा, PA बाई रो जी, PA बाई रो जी, y कैंसल आउट हो गया है, प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या टर्म है, डेटम 0 HF, ठीक है। इतनी टर्म बचेगी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को P2 बाई रो जी, हमें क्या देखना है, मेन यहां का प्रेशर निकालना है। हम बोलते हैं यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है ना, तो वो कैसे होगा, वही चीज हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, यहां पे मैं लिखूंगा P2 बाई रो जी इक्वल टू, ठीक है। अब सारी टर्म को वहां ले जाते हैं। पहले यहां पे क्या टर्म है हमारी, PA बाई रो जी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G माइनस ये V2 स्क्वायर बाई 2G इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। Z भी उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस Z प्लस HF, ठीक है। यही इक्वेशन बनेगी हमारी। अब हम क्या करते हैं, यहां से माइनस और Z कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इससे क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्या बनेगी, P2 बाई रो जी इक्वल टू PA बाई रो जी माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Z प्लस, अब क्या है, ये वाला माइनस साइन था, ठीक है, इसका भी माइनस साइन हम कॉमन निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, ये वाली टर्म होगी। अब HF क्या था हमारा, HF पॉजिटिव था, इसका भी माइनस साइन निकाल दे रहे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक और माइनस साइन आ जाएगा, माइनस HF, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि P2 बाई रो जी की इक्वेशन क्या बनी है, ठीक है। मतलब जो P2 बाई रो जी मतलब 0.2 का प्रेशर हेड, इस पॉइंट का जो हमारा प्रेशर हेड रहेगा उससे आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, और उससे इतनी सारी वैल्यू क्या हो रही है, हमारी माइनस हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो P2 बाई रो जी ये क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसका मतलब जो P2 बाई रो जी है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। जो हमारा P2 बाई रो जी है वो क्या है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये हमारी किस में आई है, एब्सोल्यूट प्रेशर में आई है, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं ABS,
ठीक है, ये क्या है हमारी एब्सोल्यूट में यूनिट्स है। यदि हम इसी टर्म को गेज प्रेशर में लिखना चाहें, एब्सोल्यूट प्रेशर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता ही है, आप जानते हैं। यदि हम इसको गेज के टर्म में लिखना चाहें तो जब हम गेज के टर्म में प्रेशर बताते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। तो यदि हम गेज प्रेशर में बात करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, P2/ρg इक्वल टू माइनस जेड, ब्रैकेट में सॉरी जेड अंदर आएगा, माइनस जेड प्लस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर बाई 2g माइनस HF। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आएगी। मतलब अब देख सकते हैं कि यदि हम गेज के फॉर्म में लिखे तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव प्रेशर हेड ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हम किसके टर्म में लिखें, गेज के टर्म में, ऊपर वाला किससे, एब्सोल्यूट टर्म में। तो हम इसके डेरिवेशन से देख सकते हैं कि जो 0.2 का प्रेशर है वो क्या आ रहा है हमारा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, ये वाले 0.2 का। मगर अब हमें एक चीज और यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारा P2/ρg है वो इतना कम भी ना हो जाए कि हमें कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा P2/ρg होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, PV/ρg। अब पीवी किसका है, ये ऑफ वाटर का, वाटर यूज कर रहे हैं हम, हमारा फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड। तो ये जो P2/ρg है ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, PV/ρg से। यदि इसके बराबर हो गया या इससे कम हो गया तो क्या होगी, हमारी कैविटेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी टरबाइन में। और कैविटेशन के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, हाँ, लो प्रेशर रीजन में बबल्स बनेंगे, हाई प्रेशर रीजन में जाके बर्स्ट हो जाएंगे, टरबाइन को वो दिक्कत देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन एकदम जरूरी है कि प्रेशर इतना भी ना कम हो जाए टू अवॉइड कैविटेशन। ठीक है, एकदम प्रेशर भी कम ना हो जाए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब लगाने का मेन हमें फायदा क्या मिल रहा है कि जो हमारी V2 वेलोसिटी थी, यहां पे जो हमारी V2 थी वेलोसिटी, ठीक है, या हम वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हैं, और ऐसी नॉर्मल यहां पे V3 थी, तो जो हमारी V3 है वो क्या है, लेस है V2 से। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही थी वो क्या हुई, कम हो गई। और उसी के कंपनसेशन में क्या किया, वो प्रेशर बढ़ा दिया आउटलेट पे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, यदि आउटलेट में प्रेशर बढ़ रहा है तो इनलेट में क्या होगा, प्रेशर कम ही होगा। इसलिए जो यहाँ का प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। तो मेन मकसद ड्राफ्ट ट्यूब का क्या होता है कि हम काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, मगर इसके सेक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और हम देख लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी के बारे में कि ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रेशियो होता है। जो ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी है वो रेशियो होता है किसका, नेट गेन इन प्रेशर हेड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, जो नेट गेन होता है उसका प्रेशर हेड, कितना वो प्रेशर हेड में हमारा नेट गेन करके दे रहा है, डिवाइडेड बाय रेशियो की वेलोसिटी हेड में जो वेलोसिटी हेड जो एंट्रेंस है, मतलब एंट्रेंस की कौन सी वेलोसिटी होती है, V²/2g वही होती है। वो क्या है, हमारी नीचे वाली टर्म है, और ऊपर में क्या आएगा, हमारा नेट प्रेशर हेड हम कितना गेन कर रहे हैं। हम डायग्राम में देखेंगे अपने, तो जो उसकी जो नीचे वाली है वो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी हेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो वेलोसिटी हेड ये है हमारा 2 पॉइंट ड्राफ्ट ट्यूब का एंट्रेंस, और वेलोसिटी हेड क्या है, यही होगा V2²/2g, यही है। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म क्या है, हमारी नेट गेन इन प्रेशर हेड। नीचे वाली टर्म के बारे में पता चल गया कि वेलोसिटी हेड ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर क्या एंटर कर रहा है, सेकंड पॉइंट है, तो V²/2g, और नेट गेन इन दी प्रेशर हेड मतलब जो ये वाली टर्म है, जो हमने और इसका आगे एक टर्म लिखी थी, क्या लिखी थी, P2/ρg इक्वल टू क्या लिखा था हमने गेज प्रेशर के टर्म में, माइनस जेड प्लस V2² माइनस V3² बाई 2g माइनस
HF, यही लिखा था हमने गेज प्रेशर के टर्म में। तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, यही पोर्शन हमारा क्या होता है, नेट गेन इन प्रेशर हेड। ऑब्वियसली बात है, यही जो टर्म है वो हमारी प्रेशर हेड में गेन कर रही है, ठीक है। तो ये टर्म होती, तो हम यदि हम यहां पे इसका आगे फॉर्मूला लिखें तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर बाई 2G माइनस HF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। एंट्रेंस पॉइंट क्या है, 2, तो V2 स्क्वायर बाई 2G। ये क्या होती है हमारी, इससे ड्राफ्ट ट्यूब की क्या निकल जाती है, इस एक्सप्रेशन से हमारी ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी निकल जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब हम ऐसे निकालते हैं। अब उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं कि अब ये जो ड्राफ्ट ट्यूब का एंगल है, इसको बोलते हैं हम क्या, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। ये वाला एंगल हम देखते हैं, ये वाला जो एंगल है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कभी भी हमारा 3 to 8 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 to 8 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। यदि ये इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगी, हमारी फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये चीज हम कहां पढ़ते हैं, वेंचुरीमीटर में हम पढ़ते हैं कि हमारी फ्लो सेपरेशन, वहां क्या होता है, फ्लो सेपरेट होने लगता है, ठीक है। अपने ज्यादा डाइवर्जेंस एंगल के कारण क्या होगा, फ्लो सेपरेट होगा और क्या होगा, एडीज पैदा होते हैं, वहां पे एडी करंट्स पैदा होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा लॉसेस होते हैं। तो इसलिए ये जो डाइवर्जेंस एंगल होता है ड्राफ्ट ट्यूब का, ये वाला, ये कभी भी 3 to 8 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, इसी के बीच में ही होता है। यदि इससे ज्यादा होगा तो हमें फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है। इतना सब चीज हम पढ़ते हैं हमारे ड्राफ्ट ट्यूब में। ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, ये कहां काम आएगा, हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एफिशिएंसी का भी एक्सप्रेशन हमारी यूजफुल रहता है, और ये डाइवर्जेंस एंगल वाली बात कभी कभी पूछता है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। अब तो इसी के साथ हमारा ड्राफ्ट ट्यूब वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जो क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो जो हमारी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन होती है, मतलब ये क्या होती है, एक ऐसी स्पीड ऑफ द टरबाइन होती है विच इज आइडेंटिकल स्पीड ऑफ द टरबाइन, मतलब एक टरबाइन की ऐसी स्पीड जो टरबाइन जो होगी, जो टरबाइन के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज आइडेंटिकल विद द एक्चुअल टरबाइन, मतलब वो टरबाइन एक्चुअल टरबाइन से आइडेंटिकल होगी। किन एस्पेक्ट में आइडेंटिकल होगी, शेप, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ब्लेड एंगल्स, गेट ओपनिंग, मतलब सेम होगी, आइडेंटिकल होगी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस में भी, ब्लेड एंगल में भी, गेट ओपनिंग और एसेट्रा, इन सारी चीजों में आइडेंटिकल होगी एक्चुअल टरबाइन के। मगर वो जो टरबाइन होगी, बट विथ ऑफ सच साइज विच डेवलप यूनिट पावर वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड, ठीक है। मगर ऐसे साइज की जो डेवलप करेगी यूनिट पावर वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा एक्चुअल टरबाइंस को लेके एक हम अपना रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना डेफिनेशन लगाएंगे एक ऐसी टरबाइन का जो यूनिट पावर प्रोड्यूस करेगी यूनिट हेड में वर्क करते हुए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं टरबाइंस को, कि जैसे मान के चलिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, यदि हमें हेड पता है, पावर पता है, हमें हेड पता है और पावर पता है किसी पर्टिकुलर जगह की, ठीक है। अब हमें वहां पे उसका स्पीड भी पता है, अब हमें पता है कि ये सब चीजें हमें पता है, ठीक है। तो अब हम इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम उससे हम अपनी स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। वो जो स्पेसिफिक स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस पोजीशन में हम कैसी टरबाइन अप्लाई कर सकते हैं। पेल्टन व्हील लगाएं, फ्रांसिस लगाएं, कैप्लान लगाएं, प्रोपेलर लगाएं, ये इसकी मदद से हमें पता चलता है। आगे जाके हम सिग्निफिकेंस में देखेंगे स्पेसिफिक स्पीड का यही होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है, क्या, एक ऐसी टरबाइन की एक ऐसी स्पीड, और वो जो टरबाइन है विच इज आइडेंटिकल इन एक्चुअल टरबाइन, किन चीजों में आइडेंटिकल है, इन 4 एस्पेक्ट्स में आइडेंटिकल है एक्चुअल टरबाइन के, बट ऑफ सच साइज विच विल डेवलप यूनिट पावर वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड, मगर ऐसे साइज की जो डेवलप करेगी यूनिट पावर कब, जब वर्क करते रहेगी यूनिट हेड में, ठीक है। अब यदि हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये जो स्पेसिफिक स्पीड हम अभी पढ़ने वाले हैं इसका डायमेंशन होता है, आरपीएम नहीं होता मगर कुछ और डायमेंशन होता है, वो हम देखेंगे क्या डायमेंशन होता है। मगर आप कोई भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें इसका जब भी कोई भी न्यूमेरिकल्स में हम स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो आंसर के आखिरी में यूनिट लगा देता है आरपीएम। तो आरपीएम लिखना गलत होगा, इसकी यूनिट आरपीएम नहीं होती है, डायमेंशन होते हैं बट वो आरपीएम नहीं होता। तो ये जो स्पेसिफिक स्पीड हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये स्पेसिफिक स्पीड को हम एक और चीज क्या बोलते हैं,
टाइप नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या होता है, टाइप नंबर। जब हमारा इसका डेरिवेशन हो जाएगा तो हम एक और स्पेसिफिक स्पीड देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेप नंबर। हाँ, उसका डायमेंशन नहीं होता क्योंकि उसके में रो और जी की टर्म आती है, हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो मेन चीज यहां याद रखना क्या जरूरी है कि स्पेसिफिक स्पीड का डायमेंशन होता है मगर आरपीएम नहीं होता, ठीक है। एक चीज हम और देख लेते हैं कि दो यूनिट्स की बात कर लेते हैं, एमकेएस यूनिट की, एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट्स की, ठीक है। एमकेएस यूनिट्स में यदि हम पावर लिखें तो हमारी पावर किस में होती है, वो एचपी में होती है, हॉर्स पावर, ठीक है। और एसआई यूनिट में हमारी पावर किस में होती है, किलोवाट में, ठीक है। एसआई यूनिट में हमारी पावर होती है किस में, किलोवाट में, ठीक है। यदि हम हेड की बात करें तो एमकेएस यूनिट में वो मीटर होता है और एसआई यूनिट में भी हेड हमारे किस में रिप्रेजेंट होता है, मीटर में ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे थोड़ी सी जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा स्पेसिफिक स्पीड का डेरिवेशन करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है और इसे डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम किसकी मदद लेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी की मदद लेंगे। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। ओवरऑल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, शाफ्ट पावर बाई वाटर पावर, ठीक है। क्या होती है, सारी एफिशिएंसीज का समीशन होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की एफिशिएंसी। एंड पावर हमें क्या मिलती है, शाफ्ट पावर, और इनिशियली वाटर के पास क्या एनर्जी रहती है, वाटर पावर, मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, शाफ्ट पावर को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और वाटर पावर, वाटर पावर क्या होती है, वही वाटर के पास पावर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो वो हाइट में स्टोर करके रखता है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, m डॉट जी एच नेट, एम जी एच ही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और m डॉट होता है यहां पे, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, रो क्यू जी एच नेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पावर का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसको किलोवाट में रखेंगे तो डिवाइड बाई 1000 भी कर ले, ठीक है। तो यहां से हमें एक क्या एक्सप्रेशन मिल सकता है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी पावर होगी, पावर हम कैसे निकालेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी इंटू रो क्यू जी एच नेट डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या क्या टर्म हमारी कांस्टेंट है। ओवरऑल एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी, नंबर है, ठीक है। डेंसिटी भी यहां पे कांस्टेंट रहेगी, वाटर तो इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं हम लगभग उसको, ठीक है। क्यों नहीं होगा, जी हमारा कांस्टेंट होगा, 1000 तो है ही, और एच नेट भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी पावर है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्यू के इंटू एच नेट, ठीक है। यहां से हम भी बोल सकते हैं कि हमारी पावर क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्यू और एच नेट के, ठीक है। अब चलिए हम कुछ चीज मानते हैं, लेट कुछ नोटेशंस हम मान लेते हैं। डी क्या होगा हमारा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ एक्चुअल टरबाइन, ठीक है। फिर उसके बाद एन देखते हैं हम, स्पीड ऑफ द टरबाइन, स्पीड ऑफ एक्चुअल टरबाइन, ठीक है। v मान लेते हैं, v क्या होती है हमारी, v क्या होता था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर ही होती थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। एक और टर्म हम मानते हैं u, u क्या होती है हमारी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ टरबाइन, ठीक है। टरबाइन या हम इसको ब्लेड की भी बोलते हैं, हमें पता है ये एक्चुअली क्या होती है, ठीक है। और एक लास्ट टर्म हम अपनी मान लेते हैं एन एस, यही क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, ठीक है। इतनी टर्म्स हम मान लेते हैं, इतनी सारी चीजों को हम यूज करेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे डेरिवेशन में, ठीक है। तो हमें एक पता है, एक चीज हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है, फाई। मतलब फाई हमारा क्या होता है, स्पीड रेशियो। इसकी वैल्यू क्या होती है, यू बाई वी होती है, ठीक है। फाई हमारा क्या होता है, स्पीड रेशियो। इसकी वैल्यू क्या होती है, u बाई वी1। तो इसको मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू फाइव, u इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। बिल्कुल सही है ये चीज, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज देखते हैं, हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालने का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g एच नेट। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। जब हम यदि हमारा नेट हाइट दिया गया है और हमें वाटर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है या हमें v1 निकालना है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे भी देखते हैं कि 2g तो कांस्टेंट है, तो मतलब v किसके प्रोपोर्शनल होगा, एच नेट के। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच नेट, ठीक है। ये भी हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये जो पावर का फॉर्मूला हमने निकाला है, इसमें ना ये Q की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस Q का एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दो चीज आ गई है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नेट। तो इन लोग दोनों का कंबाइन करके हम बोल सकते हैं क्या, कि जो हमारा U होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एच नेट के, ठीक है। U हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली एच नेट के, ठीक है। अब एक और चीज हम देखते हैं कि U का एक और फॉर्मूला होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी हम डायमीटर से कैसे निकालते हैं, U इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, ठीक है। यहां पे भी हम देखते हैं पाई कांस्टेंट, 60 कांस्टेंट, डी एन नहीं है, ठीक है। तो U का हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इंटू एन। बोल सकते हैं, बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन आया, तो यहां से हम क्या करते हैं, हमें ये भी पता है कि u किसके प्रोपोर्शनल है, एच नेट के भी प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पे एक और चीज क्या लिख पाएंगे अपनी, क्या, कि डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच नेट, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, अपनी d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d हमारा कितना आएगा, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच नेट डिवाइड बाई n, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया d का। ये d के रिलेशन को हम किस में पुट करेंगे, एरिया में पुट करेंगे। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज। वही मैंने बोला ना, हम डिस्चार्ज निकालने के लिए यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला चीज। नाउ डिस्चार्ज इज गिवन बाय, ठीक है। डिस्चार्ज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू A इंटू V, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब हम एक चीज यहां पे देखते हैं साइड में, क्या, कि एरिया होता है, जो एरिया होगा टरबाइन का, एरिया ऑफ फ्लो, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, B इंटू डी के, ठीक है। B इंटू डी के प्रोपोर्शनल होगा। एरिया हमारा जो रहता है टरबाइन का, फ्लो रेट, विड्थ और डायमीटर आता ही है, हम डिस्चार्ज के केस में ये चीज देखें, ठीक है। और जो हमारा D होता है उसको हम मान लेते, B को जो विड्थ होती है और D क्या होता है, डायमीटर, तो हम B को मान लेते हैं कि वो लगभग D जैसा ही है, D के सिमिलर ही है। मतलब हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, ठीक है। तो जो हमारा एरिया होता है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म यहां पे आएगी, है ना। और एक और चीज, हमें V के बारे में तो पता ही है, V हमारा क्या है, हमने निकाल के रखे हैं, V इज इक्वल टू अंडर रूट एच नेट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो Q की हमारी वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू A क्या है हमारा, D स्क्वायर, ठीक है। A क्या है हमारा, D स्क्वायर। और उसके बाद हमारा V के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, इंटू अंडर रूट एच नेट, ठीक है। डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच नेट, और यहां से हम ये इक्वल टू का साइन हटा के क्या लगा लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू
एच नेट। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे d की वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए हम d की वैल्यू निकाले हैं, ये d की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट एच नेट बाई n का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच नेट। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब एक चीज देखते हैं, होल का स्क्वायर है, इसका रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे n स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे h नेट की पावर क्या हो जाएगी, 1। यहां पे यदि हम स्क्वायर दे देंगे तो h नेट की पावर कितनी हो जाएगी, 1, और यहां पे इसकी पावर क्या है, 1/2। तो 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, h नेट की पावर 3/2 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, हमें q का रिलेशन मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस q के रिलेशन को क्या करेंगे, हम अपने पावर के एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, चलिए इसको पावर के एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, h नेट की पावर 3/2 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, और इंटू क्या है, h नेट हमारा साथ में इंटू में है, इंटू h नेट। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, इसके फॉर्मूले में हम q की वैल्यू पुट कर दिए और h नेट पुट कर दिए। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h नेट की पावर 3/2 n स्क्वायर इंटू h नेट। अब हम यहां पे देखते हैं कि ये इस h नेट की पावर क्या है, 3/2, और इसकी पावर क्या है, 1। यदि मैं 3/2 + 1 करूंगा तो हमारी पावर क्या आएगी, 5/2 आएगी। 3/2 + 1 5/2। ठीक है, तो हमारा जो अगला एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h नेट की पावर 5/2 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बनेगा पावर का, 5/2। ठीक है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम एक्चुअल टर्बाइन लेके ही पूरा प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। अब एक और चीज देखते हैं, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाते हैं और एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं P = K h नेट की पावर 5/2 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और यहां पे जो ये k है, ये k हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल सकते हैं, या इसको हम अपना कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक स्पीड का। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाई डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, वो यूनिट पावर प्रोड्यूस करेगा। मतलब P हमारा कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट। ठीक है, H हमारा कितना हो जाएगा, 1 मीटर। H हमारा कितना हो जाएगा, 1 मीटर। और जो स्पीड है N, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगी NS। ठीक है, तो अब हम इन सब वैल्यू को क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, पावर कितनी हो जा रही है हमारी, 1। ठीक है, उसके बाद K हमारा रहेगा इक्वल टू K, है ना। H नेट भी कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, तो 1 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई n। n हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक स्पीड ns हो जाएगा, तो ns का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ns को ऊपर ले जाते हैं, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ये 1 की पावर 5/2 1 ही हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो ns स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, k। मतलब ns इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट k, या हम बोल सकते हैं k इज इक्वल टू क्या, ns का स्क्वायर। आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ns इज इक्वल टू ns का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। अब हमें क्या है, हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। इसका मतलब क्या है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई।
जो हमारा k है उस कांस्टेंट की हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा k क्या हो जाएगा, ns हो जाएगा। चलिए देखते हैं पुट करके, ठीक है। तो हमने अपने कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ns स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सीधा इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है हमारा इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन आएगी p इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या थी, ns स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, h नेट की पावर कितना है हमारा, h नेट की पावर 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई h नेट की पावर डिवाइडेड बाई 5/2 n स्क्वायर, n स्क्वायर, ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ns देखते हैं, ns स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा p n स्क्वायर डिवाइडेड बाई h नेट को नीचे भेज देते हैं, h नेट की पावर 5/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर भी उधर दे देंगे, जो ns का स्क्वायर है इसको भी हम उधर दे देंगे। तो हमारा क्या आएगा एक्सप्रेशन, ns इक्वल टू, ठीक है। अब हम स्क्वायर देते तो क्या होता है, देखते हैं। ये जो n है इसके पास ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर है, रूट लग जाएगा तो ये सिंपल n बनेगा, ठीक है। p अंडर रूट में चले जाएगा डिवाइडेड बाई, अब देखते हैं 5/2 की पावर थी और उसमें स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, इनटू हो जाएंगे दोनों, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, h नेट की पावर 5/4, ठीक है। ये आ गया क्या, हमारा स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशन। हमने अपने स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशन डिराइव कर लिया। आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, हमने पूरा एक्चुअल टरबाइन का केस लिया, पूरा उसको डिराइव किया, ये एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है, डेफिनेशन लगाया, डेफिनेशन से कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, उसको पुट किए, और आखिरी में हमारा क्या आ गया, स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब ये रिलेशन कब वैलिड है, जब हम क्या मान रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल वर्किंग सब्सटेंस मान रहे हैं, मतलब जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये वाला रिलेशन कब मिलेगा, जब हमारा, ऑब्वियस ही बात है, वाटर को हम इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, नो वेरिएशन इन लोकल ग्रेविटी। ये दो चीज हम मान रहे हैं तब हमारा ये एक्सप्रेशन आया कि मतलब जो g है, लोकल वेरिएशन है, ग्रेविटी में कोई लोकल वेरिएशन नहीं है, ठीक है, लोकल ग्रेविटी में कोई वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसा मान रहे हैं, इसलिए इस स्पेसिफिक स्पीड का क्या होता है, डायमेंशन होता है। यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें तो चलिए इसका डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन क्या होगा, ns इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं n, तो ये क्या होता है, स्पीड है की टरबाइन की, तो इसकी स्पीड का यूनिट्स क्या होती है, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। पर मिनट मतलब नीचे, तो मतलब क्या होगा, टाइम इनवर्स, ठीक है। उसके बाद पावर का हमारा रिलेशन क्या होता है, m l स्क्वायर t की पावर -1/2, ठीक है, यही हमारा रिलेशन होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी, m l स्क्वायर t की पावर -3 होता है, ठीक है, m l स्क्वायर t की पावर -3, और ऊपर से क्या है, अंडर रूट में है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, पावर क्या होगी, किलोवाट। किलोवाट मतलब क्या होगा, किलो जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। किलो जूल्स पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं किलो न्यूटन, ठीक है। वहां से हम m और g लेके ये चीज हम डिराइव कर सकते हैं, बट ये चीज जनरली लोगों को पता रहती है, ठीक है। तो क्या होगा, m l स्क्वायर t की पावर -3, उसकी होल की पावर में क्या है, 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब हम देखते हैं h नेट क्या होगा, हमारा मीटर होगा। मीटर मतलब हम किससे लेंगे, L की पावर कितना आएगा, 5/4, ठीक है, L की पावर 5/4। तो देखते हैं आगे कैलकुलेट करके कितना आएगा। सबसे पहले हम m लेते हैं, तो m का क्या आ जाएगा, m की पावर 1/2, ठीक है। L देखते हैं, L का क्या होगा रिलेशन हमारा, अब यहां पे L है और एक L के साथ स्क्वायर
हाफ भी है तो ये दोनों तो कट जाएगा और यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। ये 5/4 ऊपर आ जाएगा तो 1 प्लस माइनस 5/4, ठीक है, -1/4, L की पावर -1/4। और t का देखते हैं हम, हमारा t का डायमेंशन कितना आएगा, -3 था, ठीक है, तो -3/2 हो जाएगा, -1 -5/2, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा आता है एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड का, ठीक है, ये उसका क्या है, डायमेंशन है। तो अब एक चीज देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया है, क्या ये आरपीएम है, नहीं, आरपीएम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जब भी हम स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे तो हम कभी भी उसका यूनिट्स नहीं लिखेंगे आरपीएम, उसकी यूनिट्स को हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि उसका डायमेंशन तो होता है मगर वो आरपीएम नहीं होता, अलग ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि ये क्या था हमारा, ये जो पूरा हमने डेरिवेशन किया है किसका था, टाइप नंबर का था। इस स्पेसिफिक स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टाइप नंबर बोलते हैं। एक और स्पेसिफिक स्पीड होती है जो होती है डायमेंशनलेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड। और वो क्या होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना शेप नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या एक और स्पेसिफिक स्पीड होती है, क्या ये दूसरी होती है डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड। इस स्पेसिफिक स्पीड का डायमेंशन नहीं होता और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा शेप नंबर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना शेप नंबर ही बोलते हैं। बस ये एक इसका नाम है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसको हम शेप नंबर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n, डी से डिनोट कर देते, ये भी वही स्पेसिफिक स्पीड ही है और इसका फॉर्मूला होगा इसी के जैसा सेम रहता है, n√p डिवाइड बाय। अब यहां पे एक चीज और क्या आती है, यहां पे कंप्रेसिबिलिटी भी देखते हैं, मतलब √ρ ब्रैकेट में g h नेट की पावर 5/4, ठीक है। ये होती है हमारी क्या, डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, ना इसके कोई डायमेंशंस होते हैं। वैसे जब हम ओरिजिनली बकिंगम पाई से यूज करके डिराइव करते हैं तो पहले ये वाला टर्म आता है, जब हम डायमेंशन एनालिसिस में इसको डिराइव करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म आती है। मगर हम जब नॉर्मली पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये पढ़ना पहले जरूरी रहता है, फिर बाद में ये जानना जरूरी होता है कि एक शेप नंबर भी होता है जो एक डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड होती है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। और इसमें जो हमारी यूनिट्स होती है, वो जो हमारा n है वो किस में होता है, आरपीएस में होता है, रोटेशन पर सेकेंड में। और जो हमारी पावर होती है वो किस में होती है, वॉट्स में होती है, ठीक है। डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड के बारे में इतना जानना ही हमारे लिए काफी है। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, इसी के साथ हमारी स्पेसिफिक स्पीड भी खत्म हो जाती है। अब जो हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या होगा, यूनिट क्वांटिटीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट चीज क्या बचती है हमारी स्पेसिफिक स्पीड में, वो ये कि इसका मेन सिग्निफिकेंस जानना कि स्पेसिफिक स्पीड का हमें यूज क्या रहता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि हमारे पास कुछ वैल्यू है, यदि हमें पावर पता है, नेट पता है, टरबाइन की स्पीड पता है, तो हम क्या करेंगे, उससे हम सबसे पहले स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगा के अपना। फिर स्पेसिफिक स्पीड का जो आंसर आएगा हम वो देखेंगे कि वो किस रेंज में आता है। हमें वो जो डाटा रहेगा वो एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन का रहेगा। अब वो डाटा को हम देखेंगे, यदि हमारी जो स्पेसिफिक स्पीड जो कैलकुलेट होके आई वो 10 से 35 के बीच में आई तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, पेल्टन व्हील यूज करेंगे, जिसका क्या होगा, सिंगल जेट, ठीक है। यदि हमारा डाटा 30 to 60 के बीच में आता है तो हम पेल्टन व्हील यूज कर सकते हैं, मल्टी जेट। यदि जो हमारी स्पेसिफिक स्पीड आ रही है, जो कंडीशन है उससे हमने कैलकुलेट किया और वो आती है 60 से 300 के बीच में, तो उस लोकेशन में हम अपनी कौन सी टरबाइन यूज करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन। और यदि कोई जगह है जिसकी रिक्वायरमेंट हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की है, 300 से लेके 1000 तक की, तो उस प्लेसेस में हम क्या यूज करते हैं, कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन। तो यही मेन सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है स्पेसिफिक स्पीड का, जिसकी मदद से हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हम पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सी टरबाइन अप्लाई करेंगे। ये था हमारा लास्ट चीज स्पेसिफिक स्पीड का। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है ये वाला। थैंक यू।